और सभी बच्चे बढ़िया हो। चलिए बड़े ही रहने चाहिए। देखिए अपना टॉपिक चल रहा था जो अपने पास नाभिकीय ऊर्जा होती है वो क्या होती है। क्लियर। अब नाभिकीय ऊर्जा में दो बातें आती हैं। एक तो अपने पास नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है और एक होता है अपने पास नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। क्लियर। जब ये दोनों देखिए, एक तो अपने पास मैंने तुमको बताया था कि एक तो अपने पास नाभिकीय विखंडन और दूसरा बताया था नाभिकीय सल। देखिए इन दोनों से जो अपने पास निर्मुक्त ऊर्जा होगी वही अपने पास क्या होती है, नाभिकीय ऊर्जा होती है। नाभिकीय ऊर्जा यही बताया था लास्ट वीडियो में कि देखिए जब अपने पास जब किसी नाभिक का जब क्या करते हैं अपन विखंडन करते हैं, जब नाभिक का जब विखंडन होगा और विखंडन होने के पश्चात जो अपने पास निर्मुक्त ऊर्जा होगी उसको भी अपन क्या बोलते हैं, नाभिकीय ऊर्जा। लेकिन नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि जब कोई अपने पास दो नाभिक होते हैं उनको बनाने के लिए जो अपने पास ऊर्जा जो निर्मुक्त होती है उसको ही अपन क्या बोलते हैं, नाभिकीय ऊर्जा बोलते हैं। अर्थात आप बोल सकते हो कि नाभिकीय विखंडन से निर्मुक्त ऊर्जा और नाभिक संलयन से जो निर्मुक्त ऊर्जा होती है उसको ही अपन क्या बोलते हैं, नाभिकीय ऊर्जा बोलते हैं। क्लियर सभी को। अब फर्स्ट बात आती है अपनी कि नाभिकीय विखंडन क्या है। नाभिकीय विखंडन क्या है कि जब कोई भारी नाभिक, कौन सा भारी, कि जब कोई भारी नाभिक दो हल्के हल्के नाभिकों में टूटता है, जब कोई भारी नाभिक दो हल्के हल्के नाभिकों में टूटता है उसको ये अपन क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। और संलयन का मतलब कि जब कोई दो विखंडित नाभिक संयुक्त होकर एक नाभिक का निर्माण करते हैं उसको क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन बोलते हैं। और इन दोनों से जो निर्मुक्त ऊर्जा है और उस ऊर्जा को अपन क्या बोलते हैं, नाभिकीय ऊर्जा बोलते हैं। क्लियर सभी को। चलिए तो लिखिए इसमें हेडिंग क्या लिखवाई थी मैंने, यहां लिख देना हेडिंग पे नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा में लिखिए कि नाभिकीय ऊर्जा नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। जब एक नाभिक टूटता है, तो निर्मुक्त ऊर्जा जब कोई नाभिक टूटता है तो
इससे ऐसे लिखना, तो इससे निर्मुक्त ऊर्जा, इससे निर्मुक्त ऊर्जा जब एक नाभिक टूटता है तो इससे निर्मुक्त ऊर्जा होती है, निर्मुक्त ऊर्जा होती है। जब एक नाभिक टूटता है तो इससे निर्मुक्त ऊर्जा होती है। जब दो नाभिक संलयित होते हैं तो निर्मुक्त ऊर्जा होती है। जब दो नाभिक संलयित होते हैं तो इस प्रक्रिया में निर्मुक्त ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा होती है, नाभिकीय ऊर्जा होती है। आगे लिखिए, नाभिक के विखंडन से तथा संलयन से प्राप्त ऊर्जा बहुत अधिक होती है। यही कारण है कि 1 किलोग्राम कोयले के दहन से यही कारण है कि 1 किलोग्राम कोयले के दहन से प्राप्त ऊर्जा से 100 वाट का बल्ब 8 घंटे तक प्रकाशित होता है। जबकि 1 किलोग्राम यूरेनियम के दहन विघटन से यही बल्ब लगभग 3 × 10⁴
वर्ष तक प्रकाशित किया जा सकता है, किया जा सकता है। नोट करिए एक बार। देखिए इसमें कुछ नहीं है कि अपने नाम से ही पता लग रहा है कि नाभिकीय विखंडन क्या होता है और नाभिकीय संलयन क्या होता है। विखंडन का मतलब टूटना और संलयन का मतलब जुड़ना। क्लियर सभी को कि जो अपने पास नाभिक जब किसी नाभिक का जब नाभिक विखंडन करते हैं या उनको दो हल्के हल्के नाभिकों में तोड़ते हैं तो जो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया से जो अपने पास निर्मुक्त ऊर्जा होगी तथा नाभिकीय संलयन से जो अपने पास उस प्रक्रिया में जो अपने पास निर्मुक्त ऊर्जा होगी तो उन्हीं दोनों निर्मुक्त ऊर्जाओं को अपन क्या बोलते हैं, नाभिकीय ऊर्जा बोलते हैं। क्लियर सभी को। फिर मैं बताया कि इस प्रक्रिया में नाभिकीय ऊर्जा होती है, नाभिक के विखंडन से तथा संलयन से प्राप्त ऊर्जा क्या होती है, बहुत होती है। तो अपने पास यही कारण होता है कि जब अपन 1 किलोग्राम कोई कोयले का दहन क्या करते हैं कि 1 किलोग्राम के कोयले के दहन का जब अपन दहन करेंगे तो उसमें जो अपने पास निर्मुक्त ऊर्जा होगी तो अपने पास जो 100 वाट का बल्ब होता है उसको अपन 8 घंटे तक प्रकाशित कर सकते हैं। क्लियर। इसी प्रकार अलग 1 किलोग्राम का क्या है, यूरेनियम के दहन से विघटन से यही बल्ब लगभग कितने वर्ष तक प्रकाशित किया जा सकता है, 3 × 10⁴ क्लियर सभी को। चलिए नोट करिए जल्दी। जल्दी नोट करिए। नोट कर लिया होगा। अगला हेडिंग डालिए कि नाभिकीय विखंडन। हेडिंग डालिए नाभिकीय विखंडन। थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसको एक बार आप पढ़ लेना। लिखिए इसमें नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन क्या बताया था मैंने। नाभिकीय विखंडन क्या होता है कि जब कोई भारी नाभिक दो हल्के हल्के नाभिकों में क्या हो जाता है, टूट जाता है और टूटने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, नाभिकीय विखंडन कहलाती है। क्या कहोगे कि जब कोई भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूट जाए तो उसको ही अपन क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। विखंडन का मतलब क्या होता है, टूटना। क्लियर सभी को। चलिए लिखिए इसमें इस प्रक्रिया में, देखिए इसमें इस प्रक्रिया में जब भारी नाभिक दो हल्के हल्के नाभिकों में टूट जाता है। इस प्रक्रिया में जब भारी नाभिक दो हल्के हल्के नाभिकों में टूट जाता है तथा विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है तो यह प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाती है।
लाती है। तो यह प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाती है। इस प्रक्रिया में निर्मुक्त ऊर्जा लगभग 800 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसके लिए एक रिएक्शन लिखना कि बाण में यूरेनियम 235 प्लस 0N1, बाण में यूरेनियम 235 प्लस 0N1। तो इससे क्या बनेगा अपने पास, बाण में यूरेनियम 236, बाण में यूरेनियम 236। अब इसको जब अपन तोड़ते हैं तो क्या क्या बनता है अपने पास, 56 बेरिलियम 141 प्लस क्या बनता है एक अपने पास 30 क्रिप्टॉन 64 प्लस, और एक और अपने पास क्या बनता है 30N1 प्लस Q। देखिए नाभिकीय विखंडन अपने पास क्या होता है कि जब कोई भी नाभिक अपने पास दो हल्के हल्के नाभिकों में टूटता है तो जो इस प्रक्रिया में जो अपने पास जो मुक्त हुई जो ऊर्जा है उसी प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। इसमें लगभग कितनी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। जब हम बाण में यूरेनियम 235 प्लस 0N1 का जब नाभिकीय विखंडन करेंगे तो क्या बनेगा अपने पास, बाण में यूरेनियम 236 और फिर बाण में यूरेनियम 236 का क्या करेंगे आप, विखंडन। और विखंडन करने के पश्चात कितना बनेगा अपने पास, 56 बेरिलियम 141 प्लस 30 क्रिप्टॉन 64 प्लस 30N1, और ये क्या है कि निर्मुक्त ऊर्जा। क्लियर सभी को। चलिए नोट करिए जल्दी। नोट करिए जल्दी। नोट कर लीजिए जल्दी। अगला हेडिंग है अपने पास, नोट कर लिया होगा। अपना अगला हेडिंग है नाभिकीय द्रव बूंद मॉडल। नाभिकीय द्रव बूंद मॉडल। इनमें कुछ नहीं है, छोटी छोटी परिभाषाएं हैं कि नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है, नाभिकीय विखंडन क्या होता है, और नाभिकीय द्रव बूंद मॉडल। लिखिए इसमें नाभिकीय द्रव बूंद मॉडल। नाभिकीय द्रव बूंद मॉडल। नाभिकीय द्रव बूंद मॉडल। देखिए नाभिकीय जो द्रव बूंद मॉडल होता है इसमें देखिए कि अपने पास 5 प्रकार से अपने पास आकृतियां प्राप्त होती हैं। किसमें, नाभिकीय द्रव बूंद मॉडल। क्लियर। एक होती है अपने पास वृत्ताकार, दूसरी होती है अपने पास दीर्घवृत्ताकार, तीसरी होती है अपने पास डमलाकार, और डमलाकार के पश्चात वो क्या धारण कर लेता है, गोलाकार, और गोलाकार होने के पश्चात उनका क्या हो जाता है, विखंडन हो जाता है। और जो अपने पास नाभिक होगा और नाभिक होने के पश्चात वो कितने भागों में विभाजित हो जाएगा, 2 भागों। क्लियर सभी को कि नाभिकीय द्रव बूंद मॉडल ये कहता है कि जब भी अपन कोई तत्व लेंगे तो जैसे अपन ने कोई तत्व ले लिया यूरेनियम, अगर यूरेनियम का जब अपन क्या करेंगे, निष्कर्षण करेंगे तो कैसे भी होगा, वृत्ताकार। उसका जब उसके पश्चात उसका निष्कर्षण करेंगे तो कैसा होगा, दीर्घवृत्ताकार। तीसरा क्या है अपने पास, डमलाकार। चौथा क्या है,
जब वो अपने पास पूरा नाभिक जब पूरे दोनों बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा तो 2 भाग हो गए और 3 वो भाग। क्लियर कि नाभिकीय द्रव बूंद मॉडल में यही कहता है कि जब हम कोई तत्व लेते हैं तो उसका कभी तो निष्कर्षण करते हैं, कभी उसको तोड़ते हैं और या कभी उस भारी नाभिक को एक साथ करते हैं। क्लियर सभी को? चलिए, आज मैं बताया और शुरू से बताया था कि जब भी अपन किसी भी कण का एल्फा क्षय करते हैं तो एल्फा क्षय होने के पश्चात वो क्या हो जाता है, जब किसी भी नाभिक का जब अपन एल्फा क्षय करते हैं तो उसके परमाणु क्रमांक में तो 2 की कमी हो जाती है और जो द्रव्यमान संख्या उसमें कितने की कमी हो जाती है, 4 की कमी हो जाती है। यही तो बताया था मैंने कि एल्फा क्षय यही तो होता है कि जब अपन एल्फा क्षय करेंगे इसमें कोई किसी भी तत्व में तो उसके परमाणु क्रमांक में तो कितनी कमी होगी, 2 और द्रव्यमान संख्या में कितनी पे होगी, 4। क्लियर सभी को? चलिए, इसमें थोड़ा बहुत लिख लीजिए। लिखिए इसमें द्रव बूंद प्रतिबंध में, द्रव बूंद प्रतिबंध में, द्रव बूंद प्रतिबंध में गोलाकार आवेशित द्रव बूंद की भांति गोलाकार आवेशित द्रव बूंद प्रतिबंध में गोलाकार आवेशित द्रव बूंद की भांति द्रव बूंद प्रतिबंध में गोलाकार आवेशित द्रव बूंद की भांति होता है। आगे लिखिए इसमें जो आंतरिक आकर्षण बलों तथा कूलम्ब प्रतिकर्षण बलों तथा कूलम्ब प्रतिकर्षण बलों के संतुलन के कारण साम्य स्थिति में होता है। थोड़ा सा ये बड़ा है, ये अब की वीडियो में तो पूरा नहीं होगा, इसको अपन अब अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। क्लियर कि पहली बात तो कह रहा है कि द्रव बूंद प्रतिबंध में गोलाकार आवेशित द्रव बूंद की भांति लिया जाता है जो आंतरिक आकर्षण बलों तथा कूलम्ब प्रतिकर्षण बलों के संतुलन के कारण कौन सी स्थिति में आ जाता है, वो अपनी साम्य स्थिति में आ जाता है। क्लियर? तो इसको अपन कल की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। क्लियर सभी को? एक बार जो लिखा है उसको एक बार अपने पढ़ लेना। क्लियर? क्या क्या बताया मैंने आज कि नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है, नाभिकीय विखंडन क्या होता है और द्रव बूंद मॉडल क्या होता है। मैंने बताया कि नाभिकीय ऊर्जा जो होती है उसमें क्या होता है कि दो नाभिकीय ऊर्जा है, जो नाभिकीय विखंडन से निर्मुक्त हुई ऊर्जा और नाभिकीय संलयन से निर्मुक्त हुई ऊर्जा को क्या कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। अगली बात आती है कि जो भी अपने पास नाभिकीय विखंडन हुआ तो वो एक भारी नाभिक कितने नाभिकों में टूटता है, 2 हल्के हल्के नाभिकों में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। और नाभिकीय विखंडन हम करेंगे तो उससे क्या होगी, एक मुक्त ऊर्जा होती है और उस मुक्त ऊर्जा को मैंने उस रिएक्शन में किससे डिनोट किया है, क्यू का। क्लियर? जब हम किसी भी तत्व का जब नाभिकीय विखंडन करेंगे, नाभिकीय विखंडन करने के पश्चात जो तत्व आएगा अपने पास
उसका फिर दोबारा अपन कर देंगे। 92 यूरेनियम 235 प्लस 0N1 का जब अपन ने विखंडन किया तो क्या बना, 92 यूरेनियम 236, और फिर पुनः अपन 92 यूरेनियम 236 का विखंडन करेंगे तो किस किस में टूट जाएगा वो, 56 बेरिलियम 141 प्लस 36 Kr64 प्लस 30N1 और प्लस उससे जो मुक्त हुई ऊर्जा। क्लियर सभी को? चल अब इससे आगे कल कंटिन्यू करेंगे। एक बार पढ़ लेना, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है और मैंने तुमको सारी चीजें बता दी, समझा दी कि इसमें ये काम होता है, इसमें ये काम। क्लियर? एक बार पढ़ लेना।